हेलो बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। मतलब कि विद्युत से चलने वाले वो यंत्र जो ताप उत्पन्न करते हैं, मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और उस ऊष्मा से हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको कैसे हम उपयोग में लेते हैं, इसी चीज के बारे में समझना है। ठीक है, देखिए जैसे जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां, मतलब कुछ आपके सुपरिचित आपके जो उपकरण हो गए हैं, ठीक है, वो जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये देखिए आप लोग विद्युत इस्त्री, ठीक है, तो विद्युत इस्त्री देखिए ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लेता है और उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, मतलब इसको गर्म कर देता है। इसी से आप लोग कपड़ा प्रेस करते हैं। फिर विद्युत टोस्टर, ये देखिए आप क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और ये क्या करता है, इस पे ब्रेड रख दीजिए, इसको दबा दीजिए, ऑटोमेटिक गर्म कर देता है। देखिए ये आपका हो गया विद्युत तंदूर। ये देखिए विद्युत तंदूर है, इसमें आप मुर्गा उर्गा एकदम मस्त लगा के या फिर पनीर एकदम मस्त लगा के एकदम इसमें रख दीजिए, थोड़ी देर में आपको मिल जाता है एकदम खाने को। ठीक है, ये हो गया विद्युत तंदूर। देखिए ये हो गया आपका विद्युत केतली। देखिए ध्यान से, विद्युत केतली, इसमें आप चाय बना सकते हैं। विद्युत हीटर, ठंडी में आप लोग इसका आप सब लोग यूज करते हैं। तो ये ऐसे उपकरण हो गए बच्चों जो विद्युत ऊर्जा को लेते हैं और ताप उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने उपयोग में इसको लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया कि विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। अब बच्चों बात करें आपके क्लास 10th के सिलेबस की, तो आपको युक्तियां पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी पढ़नी है? पहला पढ़ना है विद्युत बल्ब और दूसरा पढ़ना है बच्चों फ्यूज। ठीक है, चलिए, तो दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग विद्युत बल्ब से। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब ये विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब में क्या होता है बच्चों, आप क्या करते हैं, आप इसको सप्लाई देते हैं। ठीक है, आप जब इसको सप्लाई देते हैं तो ये बल्ब क्या करता है, ये बल्ब विद्युत ऊर्जा को खपत करता है और प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। देखिए ये जलने लगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा लेता है और प्रकाशित ऊर्जा में क्या करता है, बदल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि देखिए ये आपका जो जल रहा है बच्चों, आप देखेंगे ये पीला पीला जो जल रहा है, ये क्या है, आपका विद्युत बल्ब का तंतु है, टंगस्टन। ठीक है, उसका तंतु जिसका बना हुआ है वो टंगस्टन आपका एलिमेंट होता है, मतलब तत्व होता है टंगस्टन। ठीक है, तो ये आपका तंतु है जो कि किससे बना हुआ है, आपके टंगस्टन नामक तत्व से बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें जब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है बच्ची, तो ये जो तंतु है, मतलब ये फिलामेंट, तंतु को हम लोग बोलते हैं बच्चों फिलामेंट। तो जो आपका यहाँ पे तंतु है, इसको सबसे पहली बात गलना नहीं चाहिए। आप लोग देखे होंगे पुराना वाला बल्ब, यदि आप लोग देखते हैं कि गल जाता है तो बल्ब आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तंतु में जो हम लोग यूज कर रहे हैं टंगस्टन, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बच्ची बहुत ज्यादा होता है, इसको भी हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो तंतु आप लोग देख रहे हैं जो कि लाल होता है, जो मतलब कि जलता है, ठीक है, जो प्रकाश देता है, उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, वो टंगस्टन से बना होता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं जून के तापन नियम से, ये I²R×T। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध है बच्चों, ये बात भी देखिए, इसका जो आप प्रतिरोध देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देखिए प्रतिरोध। ठीक है, ये आप जो प्रतिरोध देख रहे हैं, ये भी आपका जब ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा होगा। ठीक है, जब ऊष्मा ज्यादा होगा तभी तो ये बाहर आपका प्रकाश देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो दो चीज हम लोगों ने याद रखा बल्ब में, एक कि प्रतिरोध क्या होगा बल्ब का जो तंतु है उसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, और उसका गलनांक भी क्या होना चाहिए, ये भी आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने बहुत सारे पॉइंट्स विद्युत बल्ब पे लिख रहे हैं, लेकिन ये दो पॉइंट आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक, चलिए, तो अब ध्यान से देखिए कि देखिए इसमें जो बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन यूज किया जाता है। अभी मैं बता रहा था कि टंगस्टन यूज किया जाता है, और देखिए गलनांक कितना है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये उसका हो गया गलनांक। ठीक, टंगस्टन का जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। ठीक है, चलिए, अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको पूछता है इसमें इंपॉर्टेंट, कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि बल्ब जला, ठीक है, तो प्रकाश उत्पन्न होगा। अब उसमें कोई भी दूसरी गैस होंगी जो सक्रिय कर लेंगी, क्रिया कर लेंगी, तो फिर तब तो उसका धातु जो टंगस्टन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को उसमें ऐसा अक्रिय गैस डालना होगा जो किसी से क्रिया ही ना करे बच्चों, ताकि आप जो यहाँ पे बल्ब में जो आप लोग लिए रखे हैं, आप लोग जो टंगस्टन लिए हैं, आपका जो इतना जो भी एलिमेंट है, तो ये आपके खराब ना हो। ठीक है,
चलिए, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसकी तंतु की आयु में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए सर, एक चीज और भी देखिए, जो आप जो यहाँ पे बल्ब जला रहे हैं बच्चों, ठीक है, आप जो बल्ब जला रहे हैं, पहले ये गर्म होगा, फिर गर्म होने के बाद प्रकाश देगा। ये बात आप समझिए, पहले क्या होगा, पहले ये गर्म होगा, फिर गर्म होने के बाद क्या देगा, आपको प्रकाश देगा बच्चों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके गर्म होने में जो ऊष्मा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो पूरे ऊर्जा का आपने मान लीजिए यहां से 10, मान लीजिए आपने कितना लिया, मान लीजिए 5 वाट आपने यहां से लिया बल्ब ने, ठीक है, 50 वाट, जो आपके जो पीले वाले जो बल्ब होते थे वो 50 वाट 60 वाट के हुआ करते थे, तो 50 वाट यहां पे गया, तो इसमें जो ऊष्मा में आपका 40 वाट के आसपास ये बस खाली गर्म करने में इसको लग जाएगा, और 10 वाट से क्या होगा, आप लोग का बस ऊष्मा वो निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो जो आप विद्युत ऊर्जा बल्ब लेता था पहले वाला, तो वो क्या करता था, ज्यादा ऊष्मा, जो ज्यादा ऊर्जा उसको गर्म करने में लगता था, और प्रकाश का जो मतलब जो हिस्सा था वो बहुत कम था। ठीक है, तो यही देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु उसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। मतलब दृष्टिगोचर होता है, मतलब गोचर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है, ये मतलब दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया बच्चों आप लोग का क्या, विद्युत बल्ब। तो देखिए बच्चों, हम लोग दूसरा उपकरण जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है, सब लोग अपने दिमाग में थोड़ी परिकल्पना कीजिए कि फ्यूज क्या होता है। तो बच्चों, फ्यूज एक ऐसा उपकरण होता है, तो जहां कहीं भी धारा की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, जहां कहीं भी धारा की वैल्यू ज्यादा होती है, तो फ्यूज क्या करता है, जल जाता है। ठीक है, अपने जल जाता है और बाकी सारे उपकरण को क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही परिकल्पना फ्यूज की है। देखिए, फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो किसी परिपथ में ज्यादा धारा होने पर उसे तोड़ देता है, तो परिपथ को तोड़ देता है, इससे परिपथ में मौजूद दूसरे अहम उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो मैंने लिखा हुआ है इसी को हम लोग आगे समझेंगे कि फ्यूज कब यूज होता है। ठीक है, मतलब कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब ओवरलोडिंग होता है, तो इन दोनों केस में हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मतलब लघु पतन क्या होता है, और ओवरलोडिंग क्या होता है, मतलब अति भारण क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों को समझते हैं, फिर अंत में फ्यूज को समझेंगे कि कैसे फ्यूज को लगाते हैं, तो बाकी उस लगाने से बाकी सारे उपकरण को जो हम बचा रहे हैं तो वो कैसे बचा पाएंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग देखिए, लघु पतन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ऐसे ही समझिए बच्चों कि शॉर्ट मतलब होता है छोटा, मतलब लघु, और सर्किट का मतलब परिपथ। तो परिपथ का छोटा हो जाना, यही क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो पहले मैं ये परिभाषा ना बता के पहले मैं आपको ये डायग्राम में दिखा देता हूं। पहले देखिए, जब बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी से देखिए ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब ये तार है, और तार से ये क्या है, बल्ब लगा हुआ है, जिससे आपका ये जल रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो गया, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, शॉर्ट सर्किट में क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जब आपका फेज तार न्यूट्रल तार से जुड़ जाए, मतलब कि बल्ब हट गया, रास्ते में से बल्ब हट गया, तो पूरी की पूरी धारा देखिए अब आपका इस परिपथ में ऐसे बह रही है। तो पहले क्या था, पहले इस तरीके से जा रही थी, पूरा बल्ब को भी ले रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब फेज तार और न्यूट्रल तार आपस में सट गए तो कुछ उपकरण हट गए, तो परिपथ क्या हो गया, आपका परिपथ आपका लघु हो गया, छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और यही क्या है बच्चों, आप लोग का लघु पतन है। ठीक है, चलिए, तो जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार मतलब फेज तार और उदासीन तार मतलब न्यूट्रल तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लघु पतन, मतलब शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, लघु पतन में बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस चीज को भी मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जनरली मैं बता दे रहा हूं, मतलब ऐसे ही समझा दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये आपकी बैटरी है और ये पूरा का पूरा लगा हुआ है, तो कुछ प्रतिरोध तार का होगा, कुछ बल्ब का होगा। तो आई की वैल्यू लिखोगे तो कितना होगा, V/R, बैटरी के दोनों सिरों के बीच में देखेंगे तो जो आपका होगा वही हो जाएगा। तो इस केस में आपका बल्ब भी प्रतिरोध में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए इस वाले में क्या हुआ कि जब ये लघु पतन हुआ बच्चों, तो अब आपका ये बल्ब हट गया, तो बल्ब का प्रतिरोध ही हट गया, तो यहां से क्या हुआ, कुल प्रतिरोध कम हो गया इस पूरे सर्किट में। पहले आपका इसमें देखिए, पहले वाले केस में जब नॉर्मल कंडीशन में तार का प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध दोनों जुड़ा था। ठीक है, तो दो ज्यादा प्रतिरोध थे। अब ये क्या हुआ, जब लघु पतन हो गया तो बल्ब का प्रतिरोध तो है ही नहीं है, धारा तो उसमें से जा ही नहीं रही है, तो मतलब आपका क्या हुआ, आपका प्रतिरोध क्या हुआ, कम हो गया। अब प्रतिरोध कम होगा तो आपका ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लघु पतन में बच्चों क्या होता है, अचानक धारा का प्रवाह क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये बात हम लोग को समझ में आया सर।
अब देखिए जैसे लघु पतन में भी धारा का मान बढ़ता है, और अति भारण मतलब ओवरलोडिंग जब होती है तब धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये तरीका दूसरा है और वो तरीका क्या होगा, दूसरा होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अति भारण को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अति भारण मतलब सब लोग समझिए जैसे कि ओवरलोडिंग होना, मतलब किसी भी जगह पे मान लीजिए आपका एक सोर्स है ये, अब इसमें देखिए मान लीजिए सिंगल फेज लोड सर्किट है, तो यहां पे मान लीजिए कि ये तार आपका गया हुआ है, इधर से तार जा रहा है, ये फेज तार हो गया, और ये न्यूट्रल तार से धारा वापस आ रहा है। तो यहां पे देखिए उपकरण आपके लगे होंगे घरों में। ठीक है, तो जब ये मान लीजिए उपकरण में आपका ऐसे बढ़ाते जाइए तो कुल देखिए ये समानांतर में जुड़े हुए हैं, और कुल का योग आपका यहाँ पे इस तरीके से ये आई है, आई कुल है। ठीक है, आई कुल है। ठीक है, मतलब कुल धारा इसमें से यहां से मतलब जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां बढ़ाते जाएंगे और धारा का मान यहां बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब धारा का मान बढ़ता जाएगा तो बच्चों आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये बिना फ्यूज का मैं बता रहा हूं। अभी फ्यूज मान लीजिए कि ये नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि फ्यूज अभी नहीं लगा है और ये इस तरीके से बता रहा हूं नॉर्मल, तो धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो इस तार में, ये वाला जो तार देख रहे हैं आप लोग, इस तार में उष्मा ज्यादा उत्पन्न होती जाएगी, और लगाइए और उष्मा उत्पन्न होगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि तार जल जाएगा। ठीक है, तो यही मतलब होता है कि इसमें मान लीजिए कि इसकी सहने की क्षमता है 25 एम्पियर, अब इसमें से जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है 50 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है इसमें से। ठीक है, आप बढ़ाते गए तो क्या हो जाएगा, ये अति भारण हो गया, मतलब 25 एम्पियर ये सह सकता था। ठीक है, लेकिन आप 50 एम्पियर डाल लिए तो मतलब क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। तो इस केस में ये तार जल जाएगा, और आपका मान लीजिए कि आपका जो मीटर पे आपका जो तार है वहां से लेके आपके घरों में जो तार गया हुआ है ये जल जाएगा, तो आप लोग का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब फ्यूज कैसे काम करता है अति भारण में और शॉर्ट सर्किट में, ये बात समझेंगे हम लोग। तो दोनों केसेस में हम लोग समझे कि लघु पतन में भी आपका जब लघु पतन हो रहा है तो भी धारा का मान बढ़ जा रहा है, जब ओवरलोडिंग हो रहा है मतलब अति भार हो रहा है तो भी आपके धारा का मान बढ़ जा रहा है। तो अब हम समझेंगे कि फ्यूज क्या काम करता है। तो मान लीजिए ये जब शॉर्ट सर्किट मतलब लघु पतन हो तो भी हम लोग इसे समझेंगे, और अति भार होगा तो भी इसे समझेंगे। तो ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए कि मान लीजिए जब आप यहां पे, मैं कह रहा हूं कि करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब चाहे वो शॉर्ट सर्किट से बढ़े चाहे वो ओवरलोडिंग से बढ़े, तो यहां पे देखिए ये वाला जो तार है बच्चों, ये वाला तार में उष्मा बढ़ती जाएगी आई स्क्वायर आर टी से। तो ये यदि फ्यूज नहीं लगा रहेगा तो ये पूरा का पूरा तार आपका जो घरों के अंदर जो है वो गल जाएगा। तो पाइपों के अंदर से होता है, कितना मुश्किल से तो आप लगाए रहते हैं, फिर जल गया, मिस्त्री को बुलाइए, 2 दिन 3 दिन तो वैसे ही लग जाएगा मिस्त्री को बुलाने में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज लगाते हैं। तो मान लीजिए देखिए यही नीले कलर का हमने फ्यूज यहां पे आपको दिखाया हुआ है। तो फ्यूज क्या होता है बच्चों, फ्यूज एक तार होता है। पहले फ्यूज क्या होता है, एक तार होता है। तो मैं इसको पीले कलर से देखिए दिखा दे रहा हूं मैं, फ्यूज एक तार होता है, मतलब ये इसको हटा दीजिए यहां से, मतलब कोई किसी तरीके से नहीं जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ ये तार आपका यहां आ गया। ठीक है, ये तार आपका यहां आ गया और ये तार आपका यहां आ गया, और बीच में परिपथ को कंप्लीट करने के लिए फ्यूज के माध्यम से ये कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। अब मान लिए आपका क्या काम है, इस तार को बचाना, जो मेन तार आपका है इसको बचाना। तो इसका मतलब जब इसमें ओवरलोडिंग मतलब धारा का मान बढ़े तो ये गल जाए। तो देखिए जो धारा इसमें बह रही है वही धारा आपकी इसमें भी बह रही है। ठीक है, तो अब धारा तो सेम है, तो क्या काम करेंगे कि हीट उत्पन्न आपके आई स्क्वायर आर टी होती है बच्चों, याद रखिएगा। इससे ज्यादा उष्मा यदि हम लोग इसमें उत्पन्न करा दें तो पहले ई गल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के प्रतिरोध की बात करें तो इस तार को और इस फ्यूज वाले तार में किसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, किसमें उष्मा उत्पन्न होने जानी चाहिए, तो इसमें ज्यादा उत्पन्न होनी चाहिए। तो इसलिए फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो एक बात हम लोग ये समझे। दूसरी बात कि इन जो मेन तार है इसके पहले आपको गल जाना चाहिए, तो इसका गलनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस केस में हम लोग देखें यदि, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध आपका ज्यादा होता है। ठीक है, और गलनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूज आपका काम कर देता है, मतलब फ्यूज मेन तार को जलने नहीं देता है, अपने जल जाता है, मतलब अपने जल के परिपथ को हटा देता है ताकि दूसरे उपकरण आपके क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके घरों में ऐसे कहते हैं कि जाओ बच्ची 10 एम्पियर का फ्यूज लेते आओ, तो उसका मतलब क्या होगा, तो 10 एम्पियर का फ्यूज लेते आओ मतलब क्या होगा बच्चों, कि यदि किसी बल्ब का, यदि मान लीजिए किसी फ्यूज का अनुमतांक 10 एम्पियर दिया है, मतलब रेटिंग 10 एम्पियर दिया है, तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि उस फ्यूज में से 10 एम्पियर से ज्यादा आप ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो वो फ्यूज आपका क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो देखिए मैंने यही लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए फ्यूज का अनुमतांक 10 एम्पियर है, ठीक है, तो उस फ्यूज में से यदि 10 एम्पियर से ज्यादा धारा बहा तो वह फ्यूज जल जाएगा और परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
आपके घरों में देखिए जो कई तरीके के आपके जो फ्यूज आते हैं, घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज का जो रेटिंग मतलब अनुपातांक जो होता है वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर होता है। देखिए बच्चों, फ्यूज आपका आज से 10 साल 15 साल पहले पुराना वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। आजकल जो यूज होता है वो होता है एमसीबी यूज होता है, ठीक है। ऐसे देखिए कहीं भी आपका घरों में देखे होंगे या फिर समझे होंगे, यदि धारा का मान बढ़ता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, कहते हैं बच्चे जाओ उठा दा, ठीक है। तो उठाने का मतलब ये होता है कि आप फिर से उसको रिकनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो मैंने आपको विद्युत बल्ब और फ्यूज समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।